मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये प्रचंड उस वक्त आए थे तो बहुत लगा था कि नेपाल में पता नहीं कैसे परिवर्तन करेंगे ये आकर के, जब ये प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो उस वक्त मतलब इनका रुख हमारे लिए भी बहुत कोई सकारात्मक नहीं रहता ये तो देखिए कम्युनिस्ट नेता थे, तो कम्युनिस्ट का हमेशा, ये भी एक और हिस्टोरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम्युनिस्ट और मोनार्की का कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली तालमेल रहा है। इसकी आप मेरे से पूछेंगे वजह क्या है, क्यों इकट्ठे हैं, बिल्कुल अलग अलग इनकी थिंकिंग है। तो इसका रीजन ये है कि जब राजा महेंद्र, ज्ञानेंद्र के जो पिता थे, जब उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में ली और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अबॉलिश किया, नेपाली कांग्रेस के नेता जो थे वो सब भारत में आके एग्जाइल में रहे। बीपी कोइराला उनके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। तो राजा ने क्या कहा, मनीषा कोइराला के पिताजी, मनीषा के ग्रैंडफादर। तो राजा की क्या स्ट्रैटेजी रही? राजा ने कहा कि देखिए ये तो सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमारे खिलाफ हैं, तो उन्होंने लेफ्ट फोर्सेस जो थे उनका साथ लिया, उनको एनकरेज किया, चाइना को एनकरेज किया, सारी माओइस्ट लिटरेचर को उन्होंने बड़ी खिचड़ी है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसमें राजा योगी जी से मिलता है, राजा इन्फ्लुएंस्ड है बाबा गोरखनाथ से, कम्युनिस्टों का भी साथ है, भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते जब राजा आ जाता, तो हम किसको चुने? मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए उस वक्त के राजनीतिक हालात क्या थे, इसको मत भूलिए। उस वक्त 2005 में नई नई यूपीए की सरकार बनी थी, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन हुआ करती थी, सीताराम येचुरी सरकार चलाने की ड्राइविंग सीट पे थी, शरद पवार वहाँ पे नंबर 3 नंबर 4 के नेता होते थे, मनमोहन सिंह और बाकी लोगों के बाद। और 2 लोगों का नाम मैं आपको सार्वजनिक तौर पर ले सकता हूँ, दोनों मरहूम हो गए हैं। मुझे मतलब पत्रकार के तौर पे ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने सूत्रों को जो है एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीपी त्रिपाठी, जो जेएनयू के उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे थे, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन थे, और सीताराम येचुरी, ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, ये सब उन्हीं के रूम में जेएनयू के अंदर मिला करते थे। और इनके कई सारे किस्से हमने खूब उनसे बैठ बैठ के रातों में डीपी त्रिपाठी जी से सुने हैं। तो उस वक्त इन्फ्लुएंस लेफ्ट पार्टियों का था, और वो चाहते थे कि इस आंदोलन के बाद माओवादी मेन स्ट्रीम के अंदर आए। उन्होंने क्रेडिट ये ले लिया कि मेन स्ट्रीम के अंदर हम माओवादियों को लेकर आ रहे हैं। देखिए प्रजातंत्र की नेपाल के अंदर बहुत बड़ी वापसी है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी और उस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। डिस्कशन देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के मन में, या जब ये खबर आई तो उसके बाद हो सकता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग हो जिसके अंदर ही रोमांटिसिज्म आ जाए कि एक हिंदू देश फिर वापस आ जाएगा दुनिया में, एक ही हिंदू देश था दोबारा आ जाएगा अगर राजा वापस आ जाए तो राजा किसी तरीके से वापस सत्ता में आ जाए। वो सर बताना है कि राजा हमारे हक में कभी रहा ही नहीं है, हमारे फेवर में कभी रहा ही नहीं है। लेकिन भारत, मैं उसी सेक्शन के लिए पूछ रहा हूं, लगता है कि भाई एक हिंदू किंगडम दोबारा बन जाए नेपाल। नहीं, देखिए ये तो नेपाल के लोगों पर निर्भर करेगा, भारत के चाहने से तो होगा नहीं। इच्छा भले ही हो, लेकिन वो होगा तभी जब नेपाल के लोग चाहेंगे, और उससे, उस रास्ते से नेपाल दूसरे रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए उसकी वापसी होगी, इसकी संभावना बड़ी कम लगती है। लेकिन जो व्यवस्था अभी चल रही है वो चलती रहेगी, मुझे उसकी भी संभावना कम लगती है, क्योंकि इसने सबसे बड़ी चीज जो की है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोई भी देश इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल होकर विकास नहीं कर सकता। वो हर समय दबाव में रहेगा कि आज इसके साथ जाऊं तो फायदा है, कल उसके साथ जाऊं तो फायदा है। लेकिन विकल्प तो एक ही है, ऑटोक्रेसी होगी या डेमोक्रेसी होगी, वो दोनों चख चुके हैं। हाँ, तो वही इसीलिए कह रहे हैं ना कि दोनों का अनुभव खराब रहा, तो दोनों में से किसी एक को कि नहीं ये अच्छा था, ये कह के चुनना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है। अगर ये चुनाव होता कि नहीं नहीं हमने दोनों को देख लिया और दोनों में ये बहुत अच्छा था तो हम इस रास्ते पर जाएंगे, तब तो चुनाव करना बड़ा आसान हो जाता। वो है नहीं, इसलिए मुश्किल है। और चीन का जितना दखल बढ़ चुका है नेपाल में, हमारे लिए रास्ता उतना आसान नहीं है। मेरा ये मानना है, मैंने जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि कभी भारत की ओर से, खासतौर से नेहरू जी के समय में, ये स्थिति सुधारने की कोशिश हुई जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी के समय में। राजा को चाहते हुए भी भारत के करीब नहीं आने दिया गया। ये केवल मतलब राज परिवार पर ही सारा दोष नहीं मढ़ सकते कि वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे या प्रो इंडिया नहीं रहे। हम भी कभी प्रो जो है मोनार्की नहीं रहे। तो ये मामला दोनों तरफ का था,
और इसमें जो है रॉ की भूमिका आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आखिर भारत की खुफिया एजेंसी किसी देश का जो राजतंत्र है, जो भी शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ क्यों लगा था?